of today's discussion is regarding the role of hypothesis. Hypothesis क्या होता है, उसकी types क्या होती हैं, हम already last 2 lectures के अंदर discuss कर चुके हैं. अब now today we are going to discuss why hypothesis is significant in carrying out a good research और अच्छे hypothesis का research की accuracy के ऊपर क्या असर पड़ता है. Why formulating a clear cut and good hypothesis is necessary. एक clear hypothesis बनाना क्यों ज़रूरी है, जिसके अंदर variables का जो भी relationship हो या variables का dependency and dependency का जो level है वो easily reflect होता. So moving on. In research, a hypothesis serves several important functions. जो main functions are, there are 4 functions of a hypothesis. Number 1, it guides the direction of the study. जितनी भी direction है study की कि किस direction में आपने move करना है, whether you are going to conduct a qualitative research or a quantitative research, आपका जो है वो किन parameters पे आप research करेंगे, कौन सी techniques use करेंगे, वो सारी define होती हैं आपके hypothesis से. आपका hypothesis से समझ आ जाती है कि आप किस तरह की study जो है वो conduct करने लगे हैं. Quite frequently one comes across a situation when the researcher tries to collect all possible information on which he could lay his hand on. Later on he may find that only part of it could utilize, hence there was an unnecessary use of a resource on travel concerned. In a situation, hypothesis limits what shall be studied and what shall not be studied. अब इसके अंदर जो है आप जब इनिशियली किसी भी टॉपिक के बारे में पढ़ने लगते हैं, यू आर ट्राइंग टू डू रिसर्च ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, उस सिचुएशन के अंदर आप क्या करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैंने आयर से रिलेटेड जो है किसी वॉर के ऊपर रिसर्च करनी है फॉर एग्जांपल, तो मैं वर्ल्ड वॉर 1 के ऊपर करनी है, ज़्यादा स्पेसिफाई कर लेते हैं. वर्ल्ड वॉर 1 के ऊपर अगर मैंने रिसर्च करनी है तो आई विल ट्राई टू collect all the possible information that is present in World War I. That will include books, that will include research papers, that will include each and everything. But उसके बाद जब फर्दर मैं हाइपोथेसिस को अपनी जब मैं क्लैरिफाई करती हूँ, ठीक है, तो मैं फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस इन वर्ल्ड वॉर 1 led to psychological issues across the globe. ठीक है, इसमें ह्यूमन राइट्स वायलेशंस इज़ वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड साइकोलॉजिकल इश्यूज या इंक्रीज साइकोलॉजिकल इश्यूज अक्रॉस द ग्लोब इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, एक की वजह से दूसरा हो रहा है. जब मैंने वर्ल्ड वॉर 1 के ऊपर डाटा इकट्ठा किया तो मेरे पास बहुत ज़्यादा डाटा था. उसके बाद आई विल ट्राई टू लुक आउट फॉर द डाटा विच इज़ डायरेक्टली लिंक्ड विद माई टॉपिक, जिसके अंदर जो है वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन के ऊपर डाटा होगा वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान, और दूसरा मैं जो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं साइकोलॉजिकल स्टडीज़ के ऊपर जो है वो फोकस करूँगी. सो ये डायरेक्शन ऑफ स्टडी देता है. आप डाटा को जो है वो कट डाउन करके फोकस डाटा निकाल सकते हैं और ये लिमिट कर देता है कि आपने किन चीज़ों को पढ़ना है और किन चीज़ों को नहीं पढ़ना. हाइपोथेसिस से आपको समझ आ जाती है. नंबर 2, इट आइडेंटिफाइज द फैक्ट्स दैट आर रेलिवेंट एंड दोज दैट आर नॉट. उस फैक्चुअल डाटा जो आपको चाहिए, जो रेलिवेंट है आपकी स्टडी के अंदर, जो काम आ सकता है उसको, और उस डाटा को जो कि जंक है उसको साइड पे कर देता है. हु शैल बी स्टडीड, फॉर एग्जांपल अगर जो है वो आई एम डूइंग रिसर्च ऑन मैरिड कपल्स, देन आई शुड ओनली फोकस और फाइंड डाटा ऑन द मैरिड कपल्स, फैक्चुअल डाटा इन विच कॉन्टेक्स्ट दे शैल बी स्टडीड, उनको किस कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करना चाहिए, एंड व्हाट शैल बी स्टडीड, और आपको क्यों उनको स्टडी करना चाहिए, क्या एस्पेक्ट्स जो है उसमें पढ़ना चाहिए, उनकी इंडिविजुअल परसेप्शंस को देखना चाहिए या उनके जेंडर रोल्स को देखना चाहिए. ये सारी चीज़ें ये आइडेंटिफाई करता है फैक्ट्स को, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को, विच इज़ वेरी सिग्निफिकेंट इन कंडक्टिंग अ गुड रिसर्च स्टडी. Then it suggests which form of research design is likely to be most appropriate. कि कौन सा research design. अब research design क्या होता है, वो एक डिज़ाइन जिसके अंदर आप methods, techniques, research methods यूज़ करते हैं. There are several types of research design जो हम आगे आने वाले lectures में पढ़ेंगे. Depending upon the type of hypothesis, a decision is made about the relative appropriateness of different research designs for the study under consideration. The design could be a survey design, experimental design, content analysis, case study, participation observation study,
एंड और अ फोकस ग्रुप स्टडी। मेरा ख्याल है मैंने थोड़ा थोड़ा इन सब के ऊपर टच अपॉन किया है जब मैं आप लोगों को साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च बता रही थी। ठीक है, तो ये आपके रिसर्च डिज़ाइन को स्पेसिफाई करते थे कि आए आप अपना डाटा जो है सर्वे से कलेक्ट करेंगे, रिसर्च आप किस तरह से डिज़ाइन करेंगे, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन होगा, कंटेंट एनालिसिस होगा, केस स्टडी होगा, क्या होगा, या फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन होगा। सो इट हेल्प्स यू फॉर्मुलेट रिसर्च डिज़ाइन जिसके मुताबिक आप रिसर्च को अपनी जो है वो टाइम करेंगे, उसको डिज़ाइन करेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे। नंबर 4, इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर ऑर्गेनाइजिंग द कंक्लूजन्स ऑफ द फाइंडिंग्स की क्या फ्रेमवर्क होगा, किस तरह से आप अपने एनालिसिस के फाइंडिंग्स को लिस्ट डाउन करेंगे। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स विद दैट इंफॉर्मेशन। सो अच्छा, नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेस्टेबल हाइपोथेसिस। कोई भी जो हाइपोथेसिस जिसको आप H1 के कह रहे हैं, जो टेस्ट कर सकते हैं आप, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या खसूसियात होनी चाहिए। हाइपोथेसिस मस्ट बी कंसेप्चुअली क्लियर। ये सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट बात है कि आपके उसके अंदर जो वेरिएबल्स हैं, उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो बिल्कुल क्लियर हो। The concept used in the hypothesis should be clearly defined. Operationally, if possible, such definition should be commonly accepted and easily communicable among the research scholars. तो जो कॉन्सेप्ट्स आप यूज़ कर रहे हैं हाइपोथेसिस के अंदर, उनको आप क्लियरली डिफाइन करें, ऑपरेशनल की डेफिनेशन आप प्रोवाइड करें, और मतलब उसको आप वेरिएबल में कन्वर्ट करके उसको यूज़ करें ताकि वो कम्युनिकेबिलिटी उसकी ज़्यादा हो सके, रिसर्च स्कॉलर्स की परसेप्शन उसके बारे में अच्छी बन सके और हर किसी को ठीक तरह से समझ आ सके कि क्या बात हो रही है। अच्छा, सेकंड चीज़ जो कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है इसका कि हाइपोथेसिस शुड हैव एम्पिरिकल रेफरेंस। The variables contained in the hypothesis should be empirical realities. In case these are not empirical realities, then it will not be possible to make the observations. Being handicapped by the data collection, it may not be possible to test the hypothesis. Watch for words like ought, should, bad. अब इसमें जो है आप observable realities जो हैं या observable references जो हैं वो उसके अंदर जो है present होने चाहिए। जब आप variables को hypothesis के अंदर लिखते हैं तो उनको आप ऑब्जर्वेबल रियलिटीज़, एम्पिरिकल रियलिटीज़ हैं, वो एम्पिरिकल का मतलब होता है वो चीज़ जो आपने एक्सपीरियंस की हुई हो, से मैच कर सकते हो। अगर कोई आप ऐसी चीज़ के बारे में लिखेंगे या कोई ऐसे वेरिएबल यूज़ करेंगे जो एम्पिरिकली ऑब्जर्व नहीं हो सकते, हर कोई अपने एक्सपीरियंस से ऑब्जर्व नहीं कर सकता, तो इस तरह की रिसर्च का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट फैक्टर इतना नहीं होगा। ठीक है, अगर आप सिर्फ डाटा कलेक्शन से जो है वो हाईजैक हो के एंड यू आर जस्ट ट्राइंग टू टेस्ट अ हाइपोथेसिस, you shouldn't be using the word should, bad, ought in a hypothesis. फिर ये कि hypothesis must be specific, बिल्कुल to the point, specific होना चाहिए, specialization उसके अंदर आपको नज़र आनी चाहिए। The hypothesis should not only be specific to a place and situation, but also these should be narrowed down with respect to its operation. आपका hypothesis है ये जो है इट शुड नॉट ओनली बी स्पेसिफिक टू अ प्लेस, किसी जगह के हवाले से, सिचुएशन के हवाले से, लेकिन इसके अंदर जो है किसी एक स्पेसिफिक ऑपरेशन या किसी एक स्पेसिफिक इशू को भी डिस्कस किया जाना चाहिए, उसके ऊपर इशारा होना चाहिए। लेट देयर बी नो ग्लोबल यूज ऑफ कॉन्सेप्ट्स वेयर बाय द रिसर्चर इज यूजिंग सच अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट which may all be inclusive and may not be able to tell anything. For example, somebody may try to propose a relationship between अर्बनाइजेशन एंड फैमिली साइज़। हो सकता है कोई अर्बनाइजेशन या शहरी आबादी की तरफ जो आप लोग मूव कर रहे हैं और फैमिली साइज़ के ऊपर काम करना चाह रहे हो। येस, अर्बनाइजेशन इन्फ्लुएंसेस इन डिक्लाइनिंग साइज ऑफ द फैमिलीज, बट अर्बनाइजेशन इज सच comprehensive variable which hide the operation of so many other factors which emerge as parts of the urbanization process. अब इसमें देखिए एक अर्बनाइजेशन का वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अर्बनाइजेशन एक बहुत बड़ा ब्रॉड जो है वो प्रोसेस है जिसके अंदर जो और रियलिटीज़ हैं अर्बनाइजेशन प्रोसेस के, मतलब लोगों का शहर की तरफ शिफ्ट होने का या शहरी आबादी के अंदर शामिल होने का, देहातों को छोड़ के, दैट्स अ कंप्लीट प्रोसेस। दीज फैक्टर्स शुड बी the rise in educational level, women's level of education, women empowerment, emergence of dual families, decline in patriarchy, accessibility to health service, role of mass media, and can be many more. Therefore, the global use of
the word urbanization may not tell much, hence it is suggested to that the hypothesis should be specific. अब ये जो है आप लोग एक कॉपी और एक पेंसिल पकड़े, उसके अंदर आप एक तरफ लिखे अर्बनाइजेशन, ठीक है, अर्बनाइजेशन इज अ कॉन्सेप्ट, और अर्बनाइजेशन की कॉन्सेप्ट के नीचे आप हेडिंग इंडिकेटर्स की, ठीक है। अब आप लोग देखें कि अर्बनाइजेशन या आपको कैसे पता लगता है कि कोई सोसाइटी जो अर्बनाइज हो गई है, ठीक है, कि लोग ज़्यादा शहरों में आके बसने लग गए, उसके इंडिकेटर्स क्या क्या हैं, ठीक है। उसके इंडिकेटर्स उन्होंने नंबर 1 लिखा हुआ है, women's level of education, rise in education levels, women empowerment, ये सारे इंडिकेटर्स हैं अर्बनाइजेशन के। तो इन इंडिकेटर्स में से किसी एक को आप यूज़ करते हुए जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल बना सकते हैं, और जो दूसरा है फैमिली साइज को आप डिपेंडेंट वेरिएबल बना सकते हैं। या जैसे कि आप अपना हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हुए ये कह सकते हैं, women's level of education has impacted the family size, ठीक है, ये डिस्क्रिप्टिव hypothesis है। और women higher the level of women education, lower will be the family size, ठीक है। ये नेगेटिव रिलेशनशिप शो कर रहा है, लेकिन ये कॉजुअल एक्सप्लोरेटरी हाइपोथेसिस है। यहाँ आप कह सकते हैं कि डिक्लाइन इन पेट्रियार्की हैज़ लेड टू डिक्रीज इन फैमिली साइज, ठीक है। यहाँ आप कह सकते हैं accessibility to health service has impacted the family size, और role of mass media has direct influence over the family size, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस मैं आपको बता रही हूँ, और इसकी बहुत सारे हाइपोथेसिस बन सकते हैं। Therefore the global use of the word urbanization may not tell much, hence it is suggested to that the hypothesis should be specific. अब हाइपोथेसिस को स्पेसिफाई करना चाहिए, आप कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए हाइपोथेसिस नहीं ले सकते। इंडिकेटर्स निकालें, उसके बाद आप वेरिएबल्स निकालें। वेरिएबल वो रियलिटी होती है जो मेजर की जा सकती है, टेस्टिफाइबल रियलिटी होती है, एंड देन यू यूज़ देम इन अ मेजरेबल रियलिटी जो होती है, एंड देन यू यूज़ इट इन अ हाइपोथेसिस व्हिच इज़ अ टेस्टिफाइबल स्टेटमेंट। फिर जी आपका हाइपोथेसिस शुड बी रिलेटेड टू अवेलेबल टेक्निक्स ऑफ रिसर्च। हाइपोथेसिस में हैव एम्पिरिकल रियलिटी, स्टिल वी आर लुकिंग फॉर टूल्स एंड टेक्निक्स दैट कुड बी यूज्ड फॉर द कलेक्शन ऑफ डाटा। इफ द टेक्निक्स आर नॉट देयर देन द रिसर्चर इज हैंडीकैप्ड। अब हाइपोथेसिस आप ऐसा बनाएं जो आप टेक्निक्स ऑफ रिसर्च, जो क्वालिटेटिव टेक्निक्स या क्वांटिटेटिव किसी एक को या मिक्सचर ऑफ बोथ को एड्रेस करता हो या उनको यूटिलाइज करता हो। आप एक ऐसा हाइपोथेसिस बनाएं जो मॉडर्न टाइप्स की डाटा कलेक्शन टेक्निक्स को केटर करता हो। अगर ऐसा आप हाइपोथेसिस बना लेते हैं जिसको मेजर करने के लिए या जिसके बारे में डाटा कलेक्ट करने के लिए आपके पास रिसोर्स ही नहीं है या कोई मेथड या टेक्निक ही नहीं है, तो दैट विल बी यूजलेस। Hypothesis should be related to a body of theory. Hypothesis has to be supported by theoretical augmentation. For this purpose, the research may develop her theoretical framework, which could help in the generation of relevant hypothesis. For the development of a framework, the researcher shall depend on the existing body of knowledge. अब इसके अंदर जी बात यह है कि हाइपोथेसिस तो आप को सपोर्ट करना चाहिए थ्रू थ्योरेटिकल ऑगमेंटेशन, कोई एक थ्योरेटिकल बैकिंग हो उसकी। जैसे अगर मैं रियलिज्म के स्कूल ऑफ थॉट को देख रही हूँ, रियलिज्म की थ्योरी को उठाकर रियलिज्म को ऐसा टॉपिक लेती हूँ जिसको रियलिज्म सपोर्ट करता है, तो दैट विल बी रियली ग्रेट। फिर फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ फ्रेमवर्क द रिसर्चर शैल डिपेंड ऑन द एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज है वहाँ से आप theory उठा सकते हैं, you can apply it on the hypothesis. The hypothesis should be a reflection of कहने का मकसद ये कि आप एक ऐसा हाइपोथेसिस बनाएं जो कि जिसकी बैकिंग की जा सके, जिसको आप बैक कर सकें किसी थ्योरेटिकल ऑगमेंटेशन से। This is how the study should benefit from the existing knowledge, and later on through testing the hypothesis could contribute to the reservoir of the knowledge. अच्छा, having said that, फिर आपके पास functions क्या हैं hypothesis के? While some researchers believe that to conduct a study requires a hypothesis, having a hypothesis is not essential as already mentioned. इतना ज़्यादा ज़रूरी बहुत सारे केसेस के अंदर होता है,
और बहुत सारे केसेस के अंदर नहीं भी होता. However, hypothesis is important in terms of bringing clarity to the research problem. Research problem जो आप कहेंगे, जो research statement है उसके अंदर क्लैरिटी लाने के लिए हाइपोथेसिस ज़रूरी होता है. स्पेसिफिकली हाइपोथेसिस सर्व्स द फॉलोइंग फंक्शंस. द फॉर्मुलेशन ऑफ अ हाइपोथेसिस प्रोवाइड्स स्टडी विद फोकस. फोकस जो है इन्हांस होता है. इट टेल्स यू व्हाट specific aspects of research problem to investigate. A hypothesis tells you what data to collect and what not to collect, thereby providing focus to the study. As it provides a focus, the construction of a hypothesis enhances objectivity in a study. मेरा ख्याल है इसके अंदर तो ज़्यादा कोई एक्सप्लेन करने की बात नहीं है. दैट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. हाइपोथेसिस में enable you to add to the formulation of theory. It enables you to conclude specifically what is true or what is false. ठीक है, तो पहले आप theoretical argumentations उसको बैक करेंगे और उसके बाद जब आप hypothesis बनाते हैं तो you should be it should help you towards making a new theory about a particular topic जिसके ऊपर आप research कर रहे हैं. फिर जी how do you test a hypothesis? To test a hypothesis, you need to go through a process that comprises 3 phases. Number 1, constructing a hypothesis, gathering appropriate evidence or data on it, and then analyzing evidence to draw conclusions as to its validity. पहले आप hypothesis को construct करते हैं, बनाते हैं, फिर उसके ऊपर आप एविडेंस या इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, और थर्डली वो जो आपके पास एविडेंस या डाटा आता है उसको एनालाइज करके यू ड्रॉ सम कंक्लूजन्स या आप उसके एंड रिजल्ट्स निकालते हैं या मॉरल्स निकालते हैं ताकि आप उसको वैलिडेट कर सकें या उसको क्रॉस चेक कर सकें. It is only after analyzing the evidence that you can conclude whether your hunch or hypothesis was true or false. जब तक लास्ट पार्ट के अंदर आप नहीं आएंगे, जब तक आप एनालिसिस वाला पार्ट नहीं करेंगे, उस एविडेंस का यूज डाटा गया जो आपके पास इकट्ठा हो गया, तब तक आप जो है हाइपोथेसिस को ट्रू या फॉल्स नहीं कह सकते, उसको एक्सेप्ट और रिजेक्ट नहीं कर सकते. While concluding about a hypothesis, conveniently specifically make a statement about the correctness or otherwise of a hypothesis in form of the hypothesis is true or the hypothesis is false. जब तक आप जो है वो जब आप कंक्लूड कर रहे होते हैं रिगार्डिंग हाइपोथेसिस, तो यू प्रोवाइड, जब रिसर्च स्टडी आप जब कर रहे होते हैं तो यू प्रोवाइड अ स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ इट जिसके अंदर आप बताते हैं कि जो हाइपोथेसिस था आपका और जो वेरिएबल वगैरह आप टेस्टिफाई करना चाह रहे थे, वेदर दे प्रूव टू बी ट्रू और वेदर the relationship you thought that they had exist or does not exist. आप उसको एक्सेप्ट करें और रिजेक्ट करें. अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो क्यों एक्सेप्ट करें, और अगर आप रिजेक्ट करें तो क्यों रिजेक्ट करें. It is therefore imperative that you formulate your hypothesis clearly, precisely, and in a form that is testable. So it is very significant to formulate or construct a very clear hypothesis, और ऐसा hypothesis बनाएं जिसको आप टेस्ट कर सकें बाद में. In arriving at a conclusion about the validity of your hypothesis, the way you collect your evidence is of central importance, and it is therefore essential that your study design, sample data collection method or methods, data analysis and conclusion and communication of the conclusion be valid, appropriate and free from any bias. अब जब आपने हाइपोथेसिस बना लिया तो उसके बाद यू मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेज जिसके अंदर आप जो है एक स्टडी डिज़ाइन उसके मुताबिक या रिसर्च डिज़ाइन बनाते हैं, सैंपल देते हैं कि किन लोगों से आपने डाटा कलेक्ट करना है, डाटा कलेक्शन मेथड्स और टेक्निक, सर्वे टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, पायलट स्टडी करेंगे, स्नोबॉलिंग करेंगे, डाटा को एनालाइज कैसे करेंगे, और उसके बाद आप कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं. एंड देन यू कम्युनिकेट द कम्युनिकेशन ऑफ the conclusions should be valid, appropriate and free from any bias. फिर जब आप conclude करने लगेंगे, analyze करने लगेंगे किसी particular topic के ऊपर, so it is very significant to analyze any particular topic or any particular results without any bias or without any preconceived notions. So ये जो testifying of a hypothesis, it's very सिग्निफिकेंट. और आप लोग अगर देखें जितनी भी क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव स्टडीज़ होती है, स्पेशली क्वांटिटेटिव स्टडी जिसके अंदर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन एंड डाटा होता है,
उसका जो लास्ट चैप्टर होता है उसके अंदर ये सारा एनालिसिस वाला पार्ट होता है, हाइपोथेसिस की बेस के ऊपर होता है। उसके अंदर आप बताते हैं कि आया आपने हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया, रिजेक्ट किया है, whether your hypothesis is true or false, अगर वो सच हुआ है, जो आपने वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप बताया था, इधर दैट एग्जिस्ट और नॉट, अगर एग्जिस्ट करता है तो कैसे करता है और अगर नहीं करता तो क्यों नहीं करता।